रेडियो सक्रियता पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं और रेडियो सक्रियता की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, बेसिकली अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रेडियो सक्रियता के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। द्रव्यमान ह्रास एवं बंधन ऊर्जा। केंद्रक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं, फिर भी उनके मात्राओं का योगफल केंद्रक की कुल मात्रा से अधिक होता है। इस अंतर को द्रव्यमान ह्रास कहते हैं। चित्र में देखो, ये एक हीलियम परमाणु है। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं जो केंद्र में हैं और घूमने वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनको अगर छोड़ें तो उसके केंद्र के अंदर सिर्फ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर भार जोड़ दें तो हीलियम के केंद्रक के भार के साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार का योगफल वो ज़्यादा है और केंद्रक बनने के बाद भार कम हो गया, तो थोड़ा सा भार गायब हो गया। इसे हम लोग बोल रहे हैं द्रव्यमान ह्रास, मतलब द्रव्यमान में कमी। परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं, तो ये प्रोटॉन तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, लेकिन फिर भी वो साथ साथ है। मान लो कोई एक बड़ा परमाणु है, मान लेते हैं कि लोहा, उसका 26 परमाणु संख्या, तो उसके अंदर 26 प्रोटॉन है। तो 26 प्रोटॉन तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, उनसे कुछ फर्क नहीं, लेकिन प्रोटॉन एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, उसके बावजूद भी एक साथ है, तो ज़रूर कोई बल है। वो बल कहलाता है केंद्रीय बल या बंधन ऊर्जा। यहाँ पे लिखा है परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, फिर भी केंद्र में साथ रहते हैं। इसका कारण यह है कि केंद्रक के कण नाभिकीय कण, केंद्रक के अंदर जो 2 तरह के कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें नाभिकीय कण या न्यूक्लियर पार्टिकल्स कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। ये एक शक्तिशाली बल द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे बंधन ऊर्जा कहा जाता है। बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान ह्रास में संपर्क ये है कि बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान ह्रास इंटू c²। आइंस्टाइन के सूत्र m इंटू c² के अनुसार अगर कोई मात्रा ऊर्जा में बदले तो जितनी ऊर्जा मिलेगी उसका परिमाण जानने के लिए हम लोगों को c के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब c क्या है? c है शून्य माध्यम में प्रकाश का वेग और उसका मान है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोलें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नाभिकीय ऊर्जा 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। जब एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन से आघात किया जाता है तब वह टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक बनाता है एवं साथ में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चित्र में देखो, यूरेनियम 235 235 का मतलब उसका मात्रा संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर उसके अंदर 235 हैं। अब जब उस पर अगर न्यूट्रॉन से आघात किया जाए तो वो अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी होकर वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन से आघात करने पर वो लगभग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लगभग 2 समान हिस्सों में बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन क्या है? संलयन का मतलब जुड़ना। यहाँ पर बहुत ऊंचे तापमान पर दिया हुआ है, यहाँ पर 10 लाख डिग्री सेल्सियस, ऐसे तापमान पर जिस विधि द्वारा 2 हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होंगे और एक स्थायी एवं भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। चित्र में देखो,
यहाँ पर दो नाभिक हैं, दो परमाणु के केंद्रक, एक है ट्रिटियम 1H3 और एक है डॉयटेरियम 1H2। ट्रिटियम का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के 3 आइसोटोप हैं, 3 समस्थानिक हैं, एक है प्रोटियम, डॉयटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें अकेला प्रोटॉन होता है। फिर है डॉयटेरियम, उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। और एक है ट्रिटियम जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तीनों ही हाइड्रोजन है क्योंकि तीनों में ही एक सी संख्या में प्रोटॉन है और वो है 1। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो ही सकती है किसी भी तत्व में, तो अलग अलग जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है इसीलिए वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1H2 मतलब डॉयटेरियम और ट्रिटियम 1H3 ये आपस में संयुक्त होंगे और संयुक्त होने के लिए बहुत अधिक तापमान लगेगा। दिख रहा है यहाँ पर 10 लाख डिग्री सेल्सियस। संयुक्त होकर He4 2He4 मतलब हीलियम का केंद्रक बनाएंगे जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे और एक एक्सेस जो न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बन रहा है। यहाँ पे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना रहा है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन श्रृंखला की। नाभिकीय विखंडन ज़्यादातर अकेला नहीं होता रिएक्शन, एक रिएक्शन और रिएक्शंस को जन्म देता है वो और को। यहाँ पे रिएक्शन देखो, यूरेनियम 235 जब आघात किया गया न्यूट्रॉन से तो वो यूरेनियम 236 अस्थायी होकर बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। ये तीनों न्यूट्रॉन जो हैं वो फिर यूरेनियम से आघात करेंगे और आघात करने पर फिर वो प्रोसेस रिपीट होगा कि आपके बार फिर बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। ऐसे ही प्रत्येक के साथ अलग अलग होगा। हाँ, ये पहला यूरेनियम के साथ, दूसरा यूरेनियम के साथ, तीसरा यूरेनियम के साथ। कहने का मतलब ये कि 1 से बनेंगे 3, 3 से बनेंगे 9, उसी तरह 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, 243 से 729 इत्यादि। तो दिख रहा है कि एक रिएक्शन से तो बहुत एनर्जी मिलता है, लेकिन अचानक से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, 243 से 729। इस तरह से जब इतने सारे रिएक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो ये एक चेन रिएक्शन होगा और एक विस्फोट होगा और बहुत ज़्यादा परिमाण में ऊर्जा मिलेगी। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन में ज़्यादा ऊर्जा मिलती कहाँ से है? ये जो थोड़ा सा एनर्जी, वो जो थोड़ा सा मास है, मास मतलब द्रव्यमान, वो बदल जाता है एनर्जी में। तो ये थोड़ा सा द्रव्यमान जब एनर्जी में बदल जाता है तब वो बहुत ज़्यादा विध्वंसक होता है। अब इसका दुरुपयोग मानव ने बहुत किया है नाभिकीय विखंडन का। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित थे। हजारों लोगों ने प्राण दिए एवं कई दशकों तक उसके कारण अनेक दुष्प्रभाव देखने गए मानव जीवन पर और प्रकृति पर। ये देखो, ये वर्किंग प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का, वही जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। ये डिज़ाइन नहीं है, ये जस्ट बताया गया है डायग्राम के हिसाब से कि वास्तव में हुआ क्या था। सबसे पहले देखो, यूरेनियम है और उसके अंदर टीएनटी है। टीएनटी के एक्सप्लोजन से यहाँ पर न्यूट्रॉन आघात करते हैं यूरेनियम से और यूरेनियम से आघात करने पर एक नाभिकीय विखंडन होता है। और कभी भी जब भी यूरेनियम से आघात करेंगे एक न्यूट्रॉन को तो अकेला एक यूरेनियम परमाणु तो होगा नहीं, जब भी होगा तो लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा भी अगर यूरेनियम लेंगे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। नाभिकीय विखंडन का दुरुपयोग जो हुआ उसके कुछ दृश्य हैं
कुछ विचलित करने वाले दृश्य हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है ताकि हमको समझ में आए कि ये क्यों इतना गलत हुआ। देखो, नाभिकीय विखंडन से जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण वहाँ पर बहुत अधिक तापमान बढ़ा और बहुत से ऐसे किरणें निकले जो मानव देह के लिए बहुत क्षतिकर थी। ज़्यादातर जगह, घर, दुकान, ऑफिस सब तो तबाह हो ही गए, लेकिन साथ में मानव जीवन को क्षति सिर्फ उसी समय नहीं, लेकिन बहुत दशकों तक, कई 30-40 साल तक उसका प्रभाव मिलता रहा। कुछ और दृश्य हैं इस विध्वंस के। दिख रहा है इन चित्रों में कि ये त्रासदी बहुत ही भयंकर थी। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए और हमेशा इसका विरोध होना चाहिए दुनिया में, चाहे वो कहीं भी हो। नाभिकीय विखंडन का शांतिपूर्ण उपयोग, ये हम लोग कर सकते हैं और करना चाहिए, हालांकि इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, देखो ये एक ऐसा संयंत्र है जिससे हम लोग करंट बनाते हैं। इसमें नियंत्रित रूप से नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन में तुम लोगों ने जो चेन रिएक्शन देखा, उसमें 1 से 3, 3 से 9 इस तरह से बहुत से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करें या इनका स्पीड को कम कर दें तो ज़्यादातर न्यूट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उतना स्पीड से रिएक्शन नहीं होगा, स्लोली रिएक्शन होगा और उस एनर्जी से हम लोग करंट बना सकते हैं। ये जिस संयंत्र में बन रहा है उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में भी है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तुम लोग अपने भूगोल के किताब में भी देख सकते हो कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। नाभिकीय विखंडन के शांतिपूर्ण उपयोग में दूसरा है औषधि विज्ञान में। जैसे एक्सरे करते हैं वैसे गामा रे इमेजिंग कर सकते हैं। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे अपने आप गामा किरणें निकलती हैं, शरीर के किसी अंग से निकलेंगी तो हम लोग उसका स्कैन कर सकेंगे। फिर है औद्योगिक उपयोग, बहुत इम्पॉर्टेंट। स्टील की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जेट इंजन में कोई खराबी हो तो पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर कहाँ कहाँ तेल और नेचुरल गैस छुपा हुआ है। हम लोग टिन और एल्यूमिनियम का सही मोटाई जांच सकते हैं, बहुत बारीकी से मोटाई जांच सकते हैं। वेल्डिंग में कहाँ कहाँ त्रुटि है उसको पता कर सकते हैं और रोड का घनत्व कितना है वो पता कर सकते हैं। भोजन तथा कृषि में देखो, इससे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, भोजन को ज़्यादा देर तक बेहतर बनाए रखा जा सकता है। ऐसे इन किरणों के माध्यम से ऐसे बीज हम लोग तैयार कर सकते हैं जो ऐसे पौधे उत्पन्न करेंगे जिन पे जीवाणु लगेंगे ही नहीं और खाने की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। और भी उपयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अंतरिक्ष अध्ययन में। न्यूक्लियर फिजन के सहारे मतलब नाभिकीय विखंडन के सहारे कुछ इंजन्स बनाने की कोशिश हो रही है। ये जो है ये एक चित्र है, ये वास्तविक फ़ोटो नहीं है, ये एक परिकल्पना है कि ऐसा हम लोग भविष्य में करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको हम लोग नाभिकीय विखंडन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। नाभिकीय विखंडन की कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, हालांकि शांतिपूर्ण रूप से उपयोग हो रहे थे फिर भी। जैसे चेरनोबिल का एक्सीडेंट, सबसे पहला और सबसे दुखद घटना 24 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल की एक घटना है। रेडिएशन लीक हुआ, रेडिएशन लीक होने के कारण 2000 लोगों की मृत्यु हुई, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ आंकड़े छिपाए गए थे और इसके कारण बहुत दशकों तक कैंसर,
ल्यूकोमिया आदि रोग हुए लोगों को। नेक्स्ट है फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट। बहुत लोग जानते होंगे कि 2011 में सुनामी आया था जापान में। 11 मार्च 2011 को जापान में एक सुनामी आया। सुनामी तुम लोग जानते हो, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठकर 15 मीटर जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठकर पूरे समुद्र के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों को बहा के ले जाती हैं। तो ये हुआ था भूकंप के कारण। यह हमेशा भूकंप के कारण, समुद्र के गहराई में अगर भूकंप हो तो वहाँ की हलचल जो है बहुत तीव्र हो जाती है और वो हलचल समुद्र के किनारे पे जाके और बढ़ जाती है, जिसके कारण समुद्र के किनारे पे बहुत बड़ी लहर उठती है और 15 मीटर समझ रहे हो, 5-6 मंजिल ऊंची, उतनी ऊंची ऊंची लहरें आके सब तबाह कर देती हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो देख रहे हो ये तबाह हो गए थे, इनके कूलिंग सिस्टम्स ख़राब हो गए थे, उसकी वजह से वो गर्म हो गए अत्यधिक और वो नष्ट हो गए। नष्ट होने से उसके अंदर जितना भी रेडियो एक्टिव सामान था उनसे किरणें बाहर निकलने लगी और बहुत लोगों को क्षति हुई। एक अनुमान है कि लगभग अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट रूप से इस सुनामी के कारण 19,000 लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख लोगों को किसी और जगह विस्थापित करना पड़ा। नाभिकीय संलयन के उपयोग नहीं, दुरुपयोग कहें तो बेहतर है। हाइड्रोजन बम, ये बम तो परमाणु बम जो हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया था उससे भी खतरनाक है। ये आरंभ करने के लिए नाभिकीय विखंडन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब नाभिकीय विखंडन एक चिंगारी का काम करती है नाभिकीय संलयन के लिए, और उससे जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखो, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, TNT से विस्फोट किया यूरेनियम 235 पर, उससे जो है डॉयटेरियम और ट्रिटियम वहाँ पे है। मेन बात क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले होगा न्यूक्लियर फिजन का मतलब हुआ नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक चिंगारी का काम करेगा नाभिकीय संलयन के लिए, और उसके बाद जो विनाश होगा वो और भी ज़्यादा अधिक होगा। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के और उपयोग कहाँ हैं? सूर्य एवं अन्य नक्षत्रों में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य और अन्य नक्षत्रों में हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है। एक रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। देखो, ये पहला रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन जुड़कर 2He4, और दूसरा रिएक्शन देखो, ये है डॉयटेरियम, ये है ट्रिटियम, जुड़ के हीलियम का नाभिक और साथ में एक न्यूट्रॉन। ये जो एनर्जी है ये मिलती है सूर्य में। सूर्य के अंदर यही रिएक्शन होते हैं जिसके कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कहने को सही बात तो ये है कि अगर नाभिकीय संलयन नहीं होता तो सूर्य नहीं होता, और सूर्य नहीं होता तो हम नहीं होते। तो पूरी दुनिया टिकी हुई है नाभिकीय संलयन के कारण, जो कि सूर्य पे हो रहा है। अगर नाभिकीय संलयन को भी हम लोग कंट्रोल तरीके से कर सकें तो फिर वायुमंडल में बहुत हाइड्रोजन है, तो हम लोगों को कोई और समस्या कभी होगी नहीं ऊर्जा की। लेकिन अभी तक हम लोग कोई ऐसा उपाय नहीं खोज पाए हैं जिससे नाभिकीय संलयन को कंट्रोल किया जाए। अगर हम लोग नाभिकीय संलयन का कंट्रोल सीख जाएं तो भविष्य में ऊर्जा का संकट समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।